Hello, students and audience. This is Ipal Baba here. Welcome to the part two, the continuing session of the yield curve. Part one का भी link मैंने आपको caption में दे दिया है. If any one of you have not watched the part one, do watch the part one before you start watching this part two. और हमने यील्ड कर्व के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था. दिस इज इकबाल भाभा फ्रॉम तबानीज स्कूल ऑफ अकाउंटेंसी, कोर्स इंस्ट्रक्टर फॉर द कैफ 6 MFA पेपर. और हम सितंबर 25 अटेम्प्ट के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया दैट इज़ यील्ड कर्व को डिस्कस कर रहे हैं. और हम इसके अंदर मैंने आपसे कहा था कि 5 एग्जांपल्स हम करेंगे जिसके अंदर हम यील्ड कर्व को पूरे सही तरीके से आई कैप के लेवल के ऊपर डिकोड करना सीख जाएंगे. और मेरा ये ख्याल है कि सितंबर 25 अटेम्प्ट इज़ माइट बी द अटेम्प्ट जिसके अंदर एग्जामिनर इस इग्नोर्ड एरिया या अनटच्ड एरिया को बड़े फुल फ्लैच लेवल के ऊपर टेस्ट कर सकता है. 2 एग्जांपल्स हम देख चुके हैं और लास्ट एग्जांपल के अंदर हमने ये IRR निकाला था 5.46. अच्छा, हम कुछ रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर रहे थे. अभी तक मेरा ख्याल है कि हमने 2 से 3 रिलेशनशिप इस्टेब्लिश कर लिए. अब इस IRR से भी एक और रिलेशनशिप निकालें आप, और ये IRR से एक और रिलेशनशिप क्या है जो कि एक दूसरा वे है देखने का उसी रिलेशनशिप का जो मैं आपको बता चुका हूँ. अब क्या रिलेशनशिप है सर? वो रिलेशनशिप सर ये है कि जब आपकी प्राइस यानी कि मार्केट वैल्यू, एक दूसरा वे है देखने का, क्योंकि एग्जामिनर आपसे किसी भी तरीके से पूछ सकता है सर अगर आपकी मार्केट वैल्यू अगर पार वैल्यू से ज़्यादा है, जो कि हमारे केस के अंदर है, अगर आपकी मार्केट वैल्यू पार वैल्यू से ज़्यादा है जो कि हमारे केस के अंदर है, हमारे केस के अंदर 106.62 इट्स अ मार्केट वैल्यू और हमारे पास जो पार वैल्यू है वो 100 है, तो फॉर श्योर मार्केट वैल्यू हमारी ज़्यादा है. तो ये याद रखिएगा कि IRR जो होगा वो आपके कूपन रेट से कम आएगा. तो सर क्या मतलब हुआ? जो IRR होगा वो कम आएगा किससे? कूपन रेट से. अगर आप टेक्निकली देखें हमारे पास इस सवाल के अंदर जो कूपन रेट था वो कितना था? वो 7% था. ठीक है, और चूँकि मार्केट वैल्यू ज़्यादा है हमारे पार वैल्यू से, तो हमारा जो IRR आया वो 5.46 आया. तो और यहाँ पे हम ये देखें कि चूँकि हमारा IRR 5.46 था जो कि कम है किससे? 7% से. ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ कि 106.62 मार्केट वैल्यू आपकी ज़्यादा है किससे? पार वैल्यू से. और इसका वाइस वर्सा होगा. वाइस वर्सा का क्या मतलब हुआ? वाइस वर्सा का मतलब ये हो गया कि अगर आपकी मार्केट वैल्यू पार वैल्यू से कम है यानी कि डिस्काउंट रेट पर है, तो आपका जो IRR आएगा वो कूपन रेट से ज़्यादा आएगा. ये रिलेशनशिप भी आप अपने दिमाग में रखिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो. अच्छा, मूविंग टूवर्ड्स अनदर एस्पेक्ट ऑफ द यील्ड कर्व. सर सवाल ये है कि अगर कंपनी फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू करती है तो क्या करती है? एक तो ये है कि कंपनी बॉन्ड इशू करती भी आ रही है कि इसकी हिस्ट्री है, उसको पता है प्राइस क्या रहनी है, यील्ड क्या है. लेकिन अगर एक कंपनी फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू कर रही है और एग्जामिनर अक्सर ये सवाल आपसे करता है, और जो अटेम्प्ट हमारी थी अगर मैं गलत नहीं हूँ, हमारे पास जो अटेम्प्ट आ रही थी मार्च 2022 की, उसमें एग्जामिनर ने यही सवाल आपसे किया कि अगर फर्स्ट टाइम अगर बॉन्ड इशू कर रही है तो कंपनी को कैसे पता चलेगा उसकी मार्केट वैल्यू क्या है. अब कंपनी को कैसे पता चलेगा? कंपनी को ऐसे पता चलेगा कि कंपनी देखेगी टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट. टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट क्या चीज़ होती है सर? पहले तो इसको समझ लेते हैं. टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट ये दूसरा नाम है किसका? यील्ड कर्व का. ये दूसरा नाम है किसका? यील्ड कर्व का. अच्छा, कुछ लोग यील्ड से बड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं. यील्ड का मतलब इंटरेस्ट रेट. यील्ड का मतलब एक ऐसा रेट जो कि आपको बदले में मिलेगा. यील्ड एक्चुअली एग्रीकल्चरल जो प्रोडक्ट्स होती हैं और एग्रीकल्चरल जो बिजनेसेस होते हैं उसके अंदर हम यील्ड को, इनपुट आउटपुट की यील्ड्स को हम इस तरह देख रहे होते हैं. तो उन्होंने वहाँ से ये टर्म कैरी की है कि आपकी यील्ड क्या होगी, यानी कि ऊपर का आपका अमाउंट कितना होगा. तो इस वजह से इसको नाम यील्ड दे दिया. जस्ट एन इंटरेस्ट रेट, इट्स जस्ट अ रेट ऑफ रिटर्न. तो टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट को हम यील्ड कर्व भी कहते हैं. ये उस वक्त कंपनी देखती है जब कंपनी फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू कर रही होती है. जब कंपनी फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू कर रही होती है तो कंपनी यील्ड कर्व को, या आप इसको समझ लें कि टर्म स्ट्रक्चर ऑफ द इंटरेस्ट रेट को देखती है. क्या मतलब हुआ? अब इसके अंदर भी एक रिलेशनशिप है. रिलेशनशिप क्या होता है? ये जो रिलेशनशिप हम इसके अंदर समझेंगे वो ये समझेंगे कि यील्ड वर्सेस मैच्योरिटी. क्या मतलब हुआ? इसके अंदर जो हम देखेंगे वो ये देखेंगे कि सर यील्ड नहीं, सॉरी, जितनी मैच्योरिटी ज़्यादा उतना यील्ड ज़्यादा. यील्ड कर्व के अंदर हम मैच्योरिटी वर्सेस यील्ड को देखते हैं. जितनी मैच्योरिटी ज़्यादा उतनी यील्ड ज़्यादा. और टेक्निकली ये बात समझ में भी आती है
क्या समझ में आती है सर? अगर एक बंदा आपको पैसे दे रहा है 1 साल के लिए, तो उसका रेट अगर फॉर एग्जाम्पल 2% है, अगर वो 2 साल के लिए देगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ज़्यादा होगा, अगर वो 3 साल के लिए देगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट और ज़्यादा होगा। और ये लॉजिकल बात भी समझ में आती है। भाई उसका पैसा जितने टाइम तक आपके पास इन्वेस्टेड है, उसको उसका पैसा टाइड अप है आपके पास, उसका पैसा ब्लॉक्ड है आपके पास। अब जब ब्लॉक्ड है तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट, वो सबको दिमाग में रख कर बोलेगा भाई हायर द मेच्योरिटी हायर द यील्ड। ये एक नॉर्मल सा एक लॉजिकल थिंकिंग है। इसी वजह से अगर इस तरह का कर्व बन रहा है तो हम इसको अपवर्ड कर्व कहते हैं, इसको हम अपवर्ड कर्व कहते हैं या नॉर्मल कर्व कहते हैं, इसको हम नॉर्मल कर्व कहते हैं। लेकिन ये लीनियर नहीं होता, ये कॉन्वेक्स टू ओरिजिन होता है। क्या मतलब? ये कुछ इस तरह से बन रहा होता है। हम वाई एक्सिस के ऊपर और हमारे पास होता है एक्स एक्सिस। हमारे पास एक्स एक्सिस पे हम लोग लेते हैं मेच्योरिटी और वाई एक्सिस पे हम लोग ले लेते हैं यील्ड, ठीक। और ये कुछ कर्व इस तरह से बन रहा होता है, सॉरी, ये कुछ इस तरह से बन रहा होता है। इस तरह से बनने का मतलब ये कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है और ऐसे कर्व को हम कहते हैं नॉर्मल कर्व या अपवर्ड कर्व, यानी कि ऊपर जैसे जैसे मेच्योरिटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपकी यील्ड बढ़ेगी। क्या मतलब हुआ सर? क्या कोई और कर्व भी होता है? जैसा मैंने आपको बताया ना कि आप कर्व देख के भी आपसे पूछ सकते हैं। हाँ बिल्कुल, ऐसा दूसरा कर्व भी होता है। क्या मतलब? सर यहाँ पे मैंने यील्ड ले ली, यहाँ पे मैंने मेच्योरिटी ले ली और ये कर्व कुछ इस तरह से निकलेगा। इस कर्व को हम कहते हैं कि जितनी जितनी मेच्योरिटी बढ़ेगी वित्ती वित्ती यील्ड आपकी गिर रही है, यानी कि इनवर्स रिलेशनशिप हो गया। यहाँ पर हमने क्या किया सर? यहाँ पर हमने रिलेशनशिप को चेंज किया और हमारा हुआ कि मेच्योरिटी जितनी ज़्यादा यील्ड उतनी कम, और मेच्योरिटी जितनी कम यील्ड उतनी ज़्यादा। ऐसे कर्व को हम क्या कहते हैं सर? डाउनवर्ड कर्व या इन्वर्टेड कर्व, या इन्वर्टेड कर्व। एक और तरह का भी कर्व होता है। आई कैप आपको कर्व दिखाकर भी बिल्कुल एक आधा मार्क्स का एमसीक्यू पूछ सकते हैं, बता दो कौन सा कर्व है। सर ये यील्ड है, ये मेच्योरिटी है और ये कुछ इस तरह का कर्व। इसका मतलब क्या हो गया? इररिस्पेक्टिव ऑफ द मेच्योरिटी द यील्ड विल रिमेन सेम। आपकी जो भी हो, इसको हम कहते हैं फ्लैट कर्व। कभी कभार इस तरह का कर्व भी इस तरह बन रहा होता है कि कुछ अरसे के लिए जो है वो यील्ड ऊपर जाती है फिर वापस आ जाती है। इस तरह के कर्व को हम कहते हैं हम्पेड कर्व, हम्प्ड कर्व या हम्पेड। तो 3 तरह के कर्व आपको पता होना चाहिए। इस कर्व के अंदर मेच्योरिटी जितनी भी ज्यादा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी यील्ड जो है वो हमेशा सेम रहेगी। 3 तरह के कर्व दिखाकर आके अब आपसे पूछ सकता है। ये नॉर्मल कर्व है, नॉर्मल थिंकिंग है, और इसी थिंकिंग को हम आगे लेकर चलेंगे कि सर इसका क्या मतलब है। तीसरी एग्जाम्पल हम करेंगे और देखेंगे कि अगर कंपनी जो है वो फर्स्ट टाइम बॉन्ड रेट इशू करना चाह रही है तो वो किस तरह से देखेगी। सवाल किस तरह से देखेगा? सवाल इस तरह से देखेगा सर कि हमारे पास जो पार वैल्यू होगी बॉन्ड की वो तो हमेशा 100 ही होगी, ठीक है। मालूम आपको करना है मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड, क्योंकि कंपनी फर्स्ट टाइम बॉन्ड इशू कर रही है, मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड मालूम करना चाह रही है। अच्छा, कंपनी का कूपन रेट जो कंपनी की एक्सपेक्टेशन होगी वो 5% गिवन है और आपको कुछ स्पॉट यील्ड्स गिवन है। ये स्पॉट यील्ड्स कहाँ से पता चलेंगी आपको? ये यूजुअली फाइनेंशियल मैगजीन्स के अंदर, अखबार के अंदर, गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रेस के अंदर, इवन पाकिस्तान के अंदर भी ऑफिशियल प्रेस के अंदर यील्ड्स दी जाती है। डिफरेंट डिफरेंट मेच्योरिटी के हिसाब से यील्ड्स दी जाती है रिस्क फ्री क्लास के लिए, बगैर टैक्स के, यानी ग्रॉस यील्ड्स होती है, बगैर टैक्स के रिस्क फ्री क्लास के लिए गवर्नमेंट प्रोड्यूस करती है। किस तरह प्रोड्यूस करती है? इस तरह प्रोड्यूस करती है 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल। क्या मतलब हुआ सर? अगर कोई बंदा 1 साल के अंदर के लिए बॉन्ड लेना चाह रहा है 3.5%, 2 साल के लिए लेना चाह रहा है 4%, 3 साल के लिए लेना चाह रहा है 4.75%, 4.7%, और 4 साल की मेच्योरिटी पर 5%। अगर आप देखें आपको ये अपवर्ड कर्व लग रहा है, हायर द मेच्योरिटी हायर द यील्ड, जिसको हम नॉर्मल कर्व भी कहते हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है ये हायर कर्व है। एग्जामिनर आपको ये डाटा देगा, पूछेगा बताओ कौन सा कर्व है? यील्ड कर्व। एग्जामिनर आपसे कर्व बनवा भी सकता है। आपने वाई एक्सिस एक्स एक्सिस बनाया, कर्व बना दिया, प्लॉटिंग कर दी, आसान, 1 आधा मार्क्स, 2 आधा मार्क्स। स्पॉट यील्ड आपको गिवन है और रिक्वायर्ड है कि सर बताएं बॉन्ड का रेट किस तरह इशू होगा। अब ये यील्ड की मदद से कॉर्पोरेट, मैंने आपको बताया ना, कॉर्पोरेट जब बॉन्ड इशू करेगी तो गवर्नमेंट की मदद लेगी। तो अब ये वो सवाल है कि जब कॉर्पोरेट गवर्नमेंट की मदद लेगी, यानी कि उनके स्पॉट यील्ड्स फाइनेंशियल मैगजीन से और एनालिस्ट से पूछेगी, तो वो उनको स्पॉट यील्ड्स देंगे और इसकी मदद से वो क्या करेगी? अपने बॉन्ड की मार्केट वैल्यू आज की तारीख में कैलकुलेट करेगी। कैसे करेगी सर? देखें, हम यहाँ पे ये देखेंगे कि फर्स्ट ईयर के अंदर
फर्स्ट ईयर के अंदर हमारे पास कूपन रेट है 5%, तो आपके पास जो कैश फ्लो निकलेगा वो 5 निकलेगा। लेकिन मैं इसको डिस्काउंट कैसे करूँगा, मैं इसको और आसान तरीके से कर देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। सर ये यहाँ पे ईयर्स आ जाएंगे, यहाँ पे कैश फ्लोज आ जाएंगे, ठीक, यहाँ पे डिस्काउंट फैक्टर आ जाएगा, यहाँ पे प्रेजेंट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है जी। अब अगर आप टेक्निकली देखें तो ईयर आपके पास 1 है, ईयर 1 के अंदर आपके पास कूपन रेट के हिसाब से 5 का आउटफ्लो होगा। अच्छा, ईयर 2 के अंदर भी 5 होगा। अच्छा, ईयर 3 के अंदर भी 5 होगा। अच्छा, ईयर 4 के अंदर 105 होगा, क्योंकि मेच्योरिटी 4 साल की है। मेरे ख्याल से मैंने लिख कर दिया, आपको नहीं दिया, नहीं दिया सर, आप इसको लिख दें कि मेच्योरिटी जो है वो 4 ईयर्स की है, ठीक है। सवाल के अंदर ये चीज़ मिसिंग थी, हमने इसको 4 ईयर्स कर दिया। अब क्या करेंगे सर, पहले साल का डिस्काउंट फैक्टर हम क्या लेंगे 3.5, यानी कि आपका बनेगा 1.035 की पावर -1। दूसरा बनेगा 1.04 की पावर -2। तीसरा बनेगा 1.047 की पावर -3। और चौथा बनेगा 1.055 की पावर -4। क्या मतलब हुआ सर, आप ये देखेंगे मैंने डिफरेंट मेच्योरिटी के हिसाब से सेम क्लास रिस्क की उठाई और मैंने डिफरेंट डिस्काउंट फैक्टर इस्तेमाल किया, क्योंकि 1 साल की मेच्योरिटी पर फैक्टर डिफरेंट है, 2 साल में डिफरेंट है, 3 साल में डिफरेंट है। अभी हमने जो एग्जांपल नंबर 2 करी थी ऊपर, उसमें मेच्योरिटी के हिसाब से डिस्काउंट फैक्टर सेम था। ये बाद का स्टेप है, जो एग्जांपल नंबर 2 करिए बाद का स्टेप है। ये पहला स्टेप होता है जिसके जरिए हम सबसे पहले मार्केट वैल्यू मालूम करते हैं, मार्केट वैल्यू से फिर हम IRR मालूम करते हैं, और फिर IRR से फिर वो चीज़ जो एग्जांपल नंबर 2 थी वहाँ से ये स्टेप जाता है। तो सर इसकी प्रेजेंट वैल्यू कुछ आपकी निकलेगी 4.83 रुपीज़ के अंदर। इसको ज़रा सा देख लीजिएगा प्लीज़, एरर होगा कैलकुलेशन में तो इन्फॉर्म कर दीजिएगा। 4.62, 4.63 और सर ये आ जाएगी 84.76। हम जब इसकी मार्केट वैल्यू निकालेंगे तो 98.57। ये जब मैं इसको सम करूँगा तो मुझे ये पता चल गया कि सर मुझे जो मार्केट वैल्यू मेरी जो बॉन्ड है, इन अदर वर्ड्स मुझे जो बॉन्ड इशू करना चाहिए कॉर्पोरेट को, वो 98.57 पे इशू करना चाहिए। टेक्निकली मतलब क्या हो गया, डिस्काउंट पे आपको इशू करना चाहिए। अब यहाँ पे वही रिलेशनशिप दोबारा से रिकॉल कर रहा हूँ कि सर IRR और CR का देखें। यहाँ पे आपका जो IRR है, टेक्निकली अगर आप देखें तो आपका शुरू के अंदर जो आपके IRRs थे, अगर आप टेक्निकली देखें तो शुरू के अंदर आपका जो IRR था 3.54, 4.7, वो आपका लेस था किससे, कूपन रेट से। यानी कि अगर आप टेक्निकली देखें तो 3.5 से लेकर 4.7 तक ये कम है किससे, कूपन रेट से, जो कि 5% था। चौथे साल में आके IRR जो था वो 5% हो गया, यानी कि कूपन रेट से ज़्यादा हो गया। अब टेक्निकली अगर आप देखें तो अगर आप इसका IRR निकालेंगे तो आपका आंसर आएगा 5.41। आपका आंसर आएगा 5.41 विच इज हायर देन द कूपन रेट। आपका कूपन रेट से ज़्यादा है और इसी वजह से आपकी जो मार्केट वैल्यू है वो पार वैल्यू से कम है। आपने देखा भी, ये आपने रिलेशनशिप ऊपर पढ़ा था ना कि अगर आपका IRR जो है वो कूपन रेट से ज़्यादा होगा तो मार्केट वैल्यू पार वैल्यू से कम होगी, जो कि हमने देख भी लिया। अब सवाल सर यहाँ पे ये आ सकता है नॉर्मली कि सर आखिरी का 5.5 तो हायर था, ये तो हायर है। तो इसका जवाब ये है कि जब हम मार्केट वैल्यू ऑफ द बॉन्ड निकाल रहे होते हैं तो हम एवरेजिंग कर रहे होते हैं। तो चूंकि शुरू के 3 साल में आपका IRR कूपन रेट से कम था तो उसने झुकाव जो है वो कम की तरफ दे दिया, और आखिरी में जो आपका जो IRR था वो उसने ज़्यादा इसलिए कर दिया क्योंकि हम इसकी एवरेजिंग कर रहे होते हैं। तो ये हमारा रिलेशनशिप वहाँ पे प्रूव हो गया। अब एग्जामिनर क्या आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है, ये एग्जाम्पल नंबर आपकी 3 हो गई। अब एग्जामिनर आपसे एक्सपेक्ट कर सकता है कि सर इसी को इस्तेमाल करके आप क्या निकालेंगे, यील्ड निकालेंगे। क्या मतलब हुआ गया सर कि इसी को आप, यानी कि अब आप मार्केट वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड निकालेंगे, यानी कि मार्केट वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड को रखेंगे और क्या निकालेंगे सर, आप यील्ड निकालेंगे। किस तरह से निकालेंगे सर, ये इसी सवाल की कंटिन्यूएशन है कि हमने सर यहाँ पे क्या करना है। फॉर एग्जांपल ईयर्स लेने हैं, ये 0 आ गया। अच्छा, हमारे पास 4 ईयर्स है तो सर 1:4 आ गया, यहाँ पे ये 4 आ गया। आपके पास यहाँ पर आ जाएगा 98.57, 98.57 मार्केट वैल्यू आ गई। अच्छा, आपका ये जो था ये तो 5 ही रहेगा, मेरे ख्याल से 5 ही था, 5 नॉट, यहाँ 5 ही रहेगा। और यहाँ पे सर आपकी जो रिडम्पशन होगी वो कितने पे हो रही है, 105 पे। अब यहाँ पर आप क्या करेंगे सर, ये आपके आ गए कैश फ्लोज। अब हम यहाँ क्या करेंगे सर, एक डिस्काउंट फैक्टर लेंगे
उसके ज़रिए प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, दूसरा डिस्काउंट फैक्टर लेंगे, उसके ज़रिए प्रेजेंट वैल्यू निकालेंगे, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और इस तरीके से आप क्या करेंगे सर, आप यहाँ पर IRR निकालेंगे। अच्छा, जो कि मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूँ टेक्निकली, मैं यहाँ पे आपको निकाल के बता चुका हूँ। ये IRR आ रहा था टेक्निकली 5.41, टेक्निकली ये IRR आपका आ रहा था 5.41। इसी सवाल को जब आप सॉल्व करेंगे तो आपका IRR आएगा 5.41, यानी कि इस सवाल का ऊपर आंसर 5.41 मैं इस तरह से निकाल चुका हूँ, स्ट्रक्चर ये होगा। तो ये याद रखिएगा कि ICAP आपसे ये काम कर सकता है कि मार्केट वैल्यू ऑफ दी बॉन्ड आपको निकलवाए और उसके जरिए आपसे IRR कैलकुलेट करवाए। सो सर ये भी हमने समझना है कि that's how the examiner can test your understanding related to the yield curve। हम अब बढ़ेंगे यील्ड कर्व की कंस्ट्रक्शन पे, जिसको हम बूट स्ट्रैपिंग कहते हैं, जो हमारा नेक्स्ट पार्ट होगा। उसके अंदर हम ये देखेंगे, अब हम कॉर्पोरेट से हट के गवर्नमेंट की साइड पे जाएंगे कि गवर्नमेंट जो है वो टेक्निकली किस तरीके से यील्ड कर्व क्रिएट करती है। मतलब ये जो आपको रेट्स मिले, अब हम जब मूव कर रहे हैं, ये आपको जो रेट्स मिले हैं, ये जो रेट्स 3.5, 4, ये जो रेट्स मिले ये किस तरीके से आए और बूट स्ट्रैपिंग करके गवर्नमेंट किस तरीके से अपने रेट्स निकलवाती है। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर थोड़ी सी यील्ड कर्व की कंस्ट्रक्शन के ऊपर बात करेंगे, जो कि कभी भी टेस्ट नहीं हुआ, और उसके बाद दोबारा कंपनी पर आएंगे कि कंपनी उसकी बेसिस के ऊपर दोबारा से अपना यील्ड कैसे निकाल सकती है। तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा और इन दोनों वीडियोज़ को लाजमी देखिएगा। मेरी थर्ड वीडियो भी रिलेटेड टू द यील्ड कर्व भी रिलीज़ हो जाएगी इंशाल्लाह। अपना ख्याल रखिएगा। गुड लक, अल्लाह हाफिज़।